नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग जो संख्या पद्धति हमने शुरू किया था, नंबर सिस्टम फर्स्ट लेसन का जो पहला वीडियो आया था, उसके बाद ये अगला वीडियो है। पहले वीडियो में हमने सत्य असत्य तक क्वेश्चन कर लिए थे, है ना। हम लोग परीक्षा अध्ययन पर बात कर रहे थे, तो पहले पाठ में सत्य असत्य तक हो गया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। इसके बाद एक शब्द में जो एक वाक्य में उत्तर लिखना है ना, अब इसको हम लोग शुरुआत करेंगे आज से। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है, देखिए सिंपल सा है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि कह रहा है कि 4 और 5 का मासा क्या होगा। HCF बताना है, HCF या इसको क्या कहेंगे, मासा। ठीक है, तो मासा क्या होगा। मासा हम जानते हैं जो दोनों में मिल जाए। अब हम 4 के गुणनखंड करेंगे तो 2 गुणे 2 आएगा, ये तो सबको मालूम है, सिंपल है। 5 के जब गुणनखंड करेंगे, फैक्टर करेंगे, तो ये कितना आएगा, 5 ही बस आएगा, इसमें तो कुछ कटेगा नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इनमें जो दोनों में कॉमन होता है उसको लेना है हमको। तो कॉमन इनमें कुछ नहीं है, जब कॉमन कुछ नहीं मिलता है तो मासा हमेशा क्या लिखते हैं, 1 हो जाता है। तो जो भी इसका HCF होगा वो 1 होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1, है ना। जब कॉमन कुछ भी ना मिले, दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो हम ये कहेंगे कि इनका मासा क्या है, 1 है। तो ये सरल क्वेश्चन है, इस पर ज़्यादा समय नहीं खराब करना है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है 3 और 12 का एलसीएम क्या होगा। तो ये भी सिंपल सा है, 3। इसके फैक्टर करेंगे तो बस 3 का गुणनखंड 3 ही होगा। 12 का गुणनखंड करना है तो 3 गुणे 2 गुणे 2। गुणनखंड निकालना आता होगा सबको, ये माना जाता है। ये 10वीं क्लास है तो ये 9th की चीज़ है कि 2 से काटेंगे 6, है ना। फिर 2 से काटेंगे 3, फिर 3 से काटेंगे तो 1। तो ये सबको पता है। तो ये 3 गुणे 2। अब जैसे कहीं लिखा हो, इसकी जगह में अगर कहीं आप लोगों को मिल जाए कि लिखा हो 2 गुणे 2 गुणे 3, तो आप कह दें सर ने तो उल्टा लिखा था, 2 इधर था 3 उधर था, है ना। तो ये बच्चों जैसे प्रश्न नहीं करना है, समझना है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो अब हमें लेना है लासा। ठीक है, तो अगर अभी भी किसी को लासा समझ में नहीं आता तो हम बिल्कुल सरल तरीके से समझा रहे हैं, अब इसको ध्यान से समझ लेना है। लासा का मतलब है कि जो दोनों में मिले, पहले तो उसको देखना है। तो हम जानते हैं कि ये दोनों में मिल रहा है, तो पहले उसको लिख लेना है। ये लिख लिया एक बार, जो दोनों में मिला एक बार लिख लिया। अब जितने भी संख्याएं बच गई सबको लिख देना है, इसमें और कुछ बचा नहीं। तो इसमें क्या बचा, देखिए 2 बचा और 2 बचा, तो कुल मिलाकर के 2 दूनी 4 और 4 तेई 12। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना। तो ये बिल्कुल सरल है। तीसरा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। अभी सिंपल से क्वेश्चन है तो इनको थोड़ा तेजी से करना है। थर्ड क्वेश्चन में जो पिछले वीडियो में जो एक प्रश्न आया था बार बार कि लासा गुणे मासा बराबर प्रथम संख्या और गुणे द्वितीय संख्या। तो अब जैसे हमने ये लिखा है, अभी कहीं कहीं किसी किसी किताब में लिखा होगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, इसको इधर कर देंगे। तो ये नहीं सोचना है कि सर ने तो इस तरफ लिखा था, अब दाएं तरफ लिखो चाहे बाएं तरफ, बात तो एक ही है ना। तो ये बस हमें वैल्यू बस सही रखना है कि प्रथम गुणे द्वितीय संख्या बराबर लासा गुणे मासा, है ना। चाहे इधर लिखा हो चाहे इधर, इससे कोई अंतर नहीं होता है, ये बात समझना है। संख्या रखेंगे, कह रहा है कि संख्याओं के मान ए और बी हैं, तो प्रथम संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है। तो अब लासा मासा का मान अगर हम रखेंगे तो लासा मासा इसमें दिया हुआ है एलसीएम HCF। एलसीएम यक्स है और HCF इसका मासा कितना है, वाई है। तो ये एक समीकरण हमको मिल जाएगा, यक्स वाई बराबर ए गुणे बी। तो इसमें आंसर में हमको लिखना है कि यक्स वाई बराबर ए गुणे बी। तो चाहे हम ऐसे लिखें चाहे ऐसे लिखें कि ए गुणे बी बराबर यक्स गुणे वाई, तो बात तो एक ही है ना। तो चाहे इसको इधर लिख लो चाहे इसको उधर, इससे अंतर नहीं आता। हमने जानबूझ के इधर लिखा है ताकि आप लोगों को ये मालूम हो कि ये याद नहीं करना है कि ये इधर होता है वो उधर, है ना। बिल्कुल आसान है। तो चाहे ऐसे लिखो तो भी आंसर सही है, चाहे ऐसे लिखो तो भी आंसर सही है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए, अभी ये सरल है, थोड़ा स्पीड से करेंगे हम लोग। चौथा क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है कि यदि
तो वीडियो रोक करके अगर कोई क्वेश्चन छूट जाता है ना तो वीडियो बैक करके और वीडियो रोक करके लिख लेना है। इसमें कह रहा है चौथे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ए की जो वैल्यू है वो है बी क्यू। तो इसमें कह रहा है कि ए और बी में क्या संबंध होगा। तो देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका जो है, यूक्लिड की प्रमेयिका, वो उसका ये फॉर्मूला लिखा हुआ है और इस ए और बी में जो संबंध होगा वो कैसे बताएंगे, ये सीधे हमको भाषा लिख लेना है कि इसमें क्या पूछ रहा है, ए और बी में क्या संबंध है। तो बी ए का गुणनखंड है। अब गुणनखंड है, फैक्टर है, कैसे हमको पता चला, बात को समझना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है a बराबर बी इंटू क्यू, तो जैसे मान लीजिए हम लिखते हैं 4 बराबर 2 गुणे कितना 2, तो 4 क्या होता है, या हम इस 2 की बात करें, ये 2 क्या होगा, 2 4 का गुणनखंड होगा। भाई 2 से 4 कट जाएगा। अभी मान लीजिए ये बात समझ में नहीं आ रही है आपको, तो चलो लिखते हैं 6 बराबर 2 गुणे 3। बात समझ में आई। तो ये जो पहले नंबर में लिखा होता है बी की जगह है और ये लिखा है ए की जगह, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बी ए का गुणनखंड है। माने 2 से 6 कट जाएगा। गुणनखंड का मतलब क्या होता है, जो संख्या कट जाए, 2 से 6 कट जाता है तो 2 6 का गुणनखंड हो गया। बात को समझना है, बहुत आसान बात है, परेशान नहीं होना। जैसे हमने लिखा 10 बराबर 2 गुणे 5 लिखा, तो ये जो 2 है, ये जो बी की जगह पर लिखा हुआ है, तो मतलब 2 से 10 कट जाता है, तो इसका मतलब बी ए का एक गुणनखंड है। इसी तरह 2 10 का एक गुणनखंड है ना। तो ये याद नहीं करना है, समझना भी है। इतने सारे उदाहरण दे के हमने समझाया, बात समझ में आ गई होगी। और वैसे आप लोग रटने वाले लोग हैं, याद तो तुरंत कर ही लेंगे कि बी ए का गुणनखंड है। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका भी है, तो इतना इसको नोट कर लेना है। अब ये पहले पाठ में अभी हम लोग पहले क्या करेंगे, परीक्षा अध्ययन कर लेंगे 4-5 चैप्टर तक कम से कम। इसके बाद परीक्षा बोध जो युग बोध की आती है उसको करना है। तो अभी केवल ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पे बात करेंगे। इसके बाद फिर अगर आप लोग कहेंगे तो बड़े प्रश्नों पर भी बात करेंगे जो इस किताब में है। पहले हम लोग छोटे छोटे प्रश्नों पे जो याद करने वाले हैं, आप लोग याद ही करेंगे, समझेंगे तो नहीं, हमको पता है। तो हम लोग अब दूसरे पाठ पे बात करेंगे, है ना। दूसरा पाठ इसमें बहुपद वाला पार्ट होगा। इसमें इतने ही क्वेश्चन है, अगर आप 1-2 बार दोनों वीडियो देख लेंगे तो ये पहले पार्ट के ऑब्जेक्टिव आराम से बन जाएंगे जो विकल्पी प्रश्न है। देखिए दूसरे पार्ट की जो शुरुआत होगी वो होगी बहुपद की शुरुआत। पहले प्रश्न में जो बहुविकल्पी लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, इसको करते हैं। पहले नोट करते जाना है, वीडियो को रोक रोक करके। अगर जल्दी से नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक लेना है। तो जैसे पहला प्रश्न लिखा हुआ है कि चर यक्ष के एक बहुपद पी यक्ष में यक्ष की निम्न घात बहुपद की घात कहलाती है। पहले उदाहरण से समझते हैं। पहला क्वेश्चन है बहुपद का विकल्पी प्रश्न, तो उदाहरण से पहले समझने का प्रयास करेंगे हम लोग। पहले लिखा हुआ है, ये कह रहा है कि पी यक्ष अगर कोई बहुपद है, मान लीजिए ये बहुपद है, मान लिया। बहुपद तो समझ रहे हैं ना, जिसमें यक्ष के या वाई के बहुत सारे पद हैं। चूंकि ये यक्ष का बहुपद है, यक्ष का बहुपद, पी माने होता है पॉलिनोमियल, है ना, ये सब कोई जानता होगा। पी का मतलब होता है पॉलिनोमियल और पॉलिनोमियल का मतलब होता है बहुपद। इसीलिए बहुपद को हमेशा पी से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये याद नहीं करना है कि बहुपद को पी से लिखते हैं। पी से इसलिए लिखते हैं कि उसकी इंग्लिश पॉलिनोमियल होती है, तो इसलिए उसको हमेशा पी से लिखा जाता है। ये बात समझना है। तो कह रहा है कि अगर पी एक्स कोई बहुपद है तो इस बहुपद की घात क्या होगी। बहुपद की घात होगी 2। ये हम जानते हैं कैसे होगी। जो बहुपद में अधिकतम घात होती है चर पद की, वही बहुपद की घात होती है। तो चर पद यक्ष है यहाँ पर, तो यक्ष की अधिकतम घात बहुपद की घात हो जाएगी। जैसे मान लीजिए हमने कोई बहुपद लिखा 2x² प्लस 3x प्लस एक्स क्यूब, ऐसे लिखा। आगे पीछे भी हम लिख सकते हैं ना। तो इसमें इसका मतलब होगा, अगर हमने ये पूछा कि इस बहुपद की घात क्या होगी, तो जो चर पद यक्ष है, तो यक्ष की जो अधिकतम पावर है, अधिकतम घात कितनी है 3,
तो बहुपद की घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी 3। इसकी घात कितनी हो जाएगी? घात हो जाएगी इसकी 2। तो बहुपद की घात का मतलब है जो अधिकतम पद की घात हो। तो इसमें जो ऑप्शन में लिखा है ना उच्चतम घात, जो बहुपद की उच्चतम घात है वही हो जाएगी बहुपद की घात, उच्चतम घात। तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी नंबर वाला। बिल्कुल सरल प्रश्न है ना, आराम से कर लेना है। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से हमको कमेंट में पूछ लेना है, या नंबर व्हाट्सअप नंबर यही है, तो आप उसमें क्वेश्चन बता सकते हैं। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन करेंगे। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद में बहुपद की घात होगी। देखिए यही उदाहरण अगर हम ले लें, द्विघात बहुपद कोई भी ले लें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, कोई भी द्विघात, द्विघात का मतलब जिसमें बहुपद की घात 2 हो, तो अधिकतम घात क्या होगी इसकी? हमेशा घात 2 होगी। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 2 किस में है? बी नंबर में। तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। इतना सा क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात बहुपद में उसकी घात क्या होगी? हमेशा बहुपद की घात मतलब होता है, देखिए अगर किसी को नहीं मालूम है, वैसे सबको मालूम है, कभी भी ये प्रश्न पूछा जाए कि बहुपद की घात क्या होती है, बहुपद की घात, तो इसके लिए परिभाषा चाहे तो आप लिख सकते हैं, चर पद की अधिकतम घात या उच्चतम घात बहुपद की घात कहलाती है। तो ये परिभाषा नोट कर सकते हैं कि बहुपद की घात का मतलब है चर पद की अधिकतम घात। अधिकतम को उच्चतम भी कई बार लिखते हैं, है ना, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो बहुपद की घात, तो अब द्विघात बहुपद की बात किया है। चर तो जानते हैं ना, चर का मतलब होता है एक्स वाई जेड, है ना, ये सब चर होते हैं जिनका मान बदल जाता है बार बार। अचर माने जो 2 5 ये सब अचर हैं, संख्याएं जो हैं। तो बहुपद की घात, ये द्विघात बहुपद की बात कर रहे हैं, तो इसमें अधिकतम घात 2 है, तो इसका आंसर 2 हो जाएगा। द्विघात बहुपद आप समझते हैं ना, जिसमें घात 2 होती है अधिकतम। तो इस प्रकार से इतना समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, थर्ड में लिखा हुआ है कि द्विघात बहुपद। तो देखिए कुछ चीज़ें, एक ही ऑब्जेक्टिव से हम कितनी सारी चीज़ें कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्टिव तो यहाँ से ये बन जाएगा कि द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है ना, व्यापक समीकरण। तो व्यापक समीकरण का मतलब होता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। तो द्विघात का व्यापक समीकरण बराबर जीरो, भी कई बार समीकरण जब कहेंगे तो जीरो लिखेंगे। देखिए कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं एक बात पर हमेशा, कि बहुपद क्या है और बहुपदीय समीकरण क्या है। तो देखिए अब ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आप लोग बस रटते रहते हैं तो चीज़ें समझ में नहीं आती। समझने की बात है। बहुपद का मतलब है, जैसे हमने ये लिखा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो ये एक बहुपद है, द्विघात बहुपद है ना, क्योंकि इसकी घात 2 है अधिकतम। अगर हम बहुपदीय समीकरण की बात करेंगे, तो द्विघात समीकरण की अगर बात करेंगे तो फिर हम जीरो लगा देंगे। अगर हमने बराबर में कोई संख्या लिख दी, जीरो जरूरी नहीं है कि हर जगह जीरो ही आए। अगर द्विघात बहुपद का समीकरण लिखा है तो समीकरण में बराबर में कोई संख्या होनी चाहिए। और बहुपद की बात करेगा तो केवल द्विघात की बात नहीं है, कोई भी बहुपद हो, द्विघात त्रिघात एक घात, तो हमेशा बस संख्या लिखी होंगी इस तरह से एक्स वाई जेड के साथ, या जो भी चर पद होगा ना, कभी एक्स कभी वाई कभी टी, तो बराबर में कुछ नहीं मिलेगा। तो दोनों का अंतर समझना है। तो ये कह रहा है कि ये हमने ये बताया कि एक ऑब्जेक्टिव कभी पूछा जा सकता है कि द्विघात का व्यापक समीकरण क्या होता है, तो ये द्विघात का व्यापक समीकरण है। अब जैसे इस प्रश्न में क्या पूछा है कि शून्यकों का योगफल क्या होता है। शून्यकों का योगफल,
तो शून्यकों का योगफल का मतलब है कि -b/a, ये तो सूत्र होता है ना योगफल का। और अगर गुणनफल की बात करेंगे, शून्यकों का गुणनफल, तो ये हो जाएगा c/a। देखिए है आसान बिल्कुल। 3-4 प्रश्न इससे तैयार हो गए एक ही क्वेश्चन में। हम रटेंगे क्वेश्चन कि अब तीसरा, द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योगफल होता है -b/a, है ना। तो इसका कोई मतलब नहीं। हमने यहाँ पर एक प्रश्न के अंदर 5 प्रश्न बता दिए। बहुपद क्या होता है? बहुपद का मतलब कि सिर्फ पद लिखा हो, बराबर में कोई संख्या ना हो। बहुपदीय समीकरण का मतलब बराबर 0 है, बराबर 1 है, अगर समीकरण के रूप में लिखा होगा बराबर 0 करके तो समीकरण हो गया। द्विघात का कभी व्यापक समीकरण पूछे, है ना, तो व्यापक समीकरण का मतलब ये हो गया ax² + bx + c। अगर कभी ये पूछे कि शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो -b/a, जो हमारे इस प्रश्न का आंसर है सी नंबर में। भाई जैसे इस प्रश्न में ये पूछ सकता है कि शून्यकों का योगफल क्या है, तो ये भी तो पूछ सकता था कि शून्यकों का गुणनफल क्या है। तो हम दोनों प्रश्न एक ही जगह पर समझ लें, है ना, दोबारा आए तो हमको समझ में आ जाएगा। तो नोट करते जाना है। अगर स्पीड से नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो को रोक रोक करके नोट कर लेना है। तो अब हम लोग चौथा क्वेश्चन करेंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, इसको भी समझना है। इसमें लिखा हुआ है k-1 x² + kx + 1 का एक शून्यक -3 है। शून्यक का मतलब जानते हैं ना, शून्यक का मतलब होता है कि इसका हल, एक हल -3 है। जैसे हमने ये कहा कि x + 1 या 2x + 1 का एक शून्यक, x + 1 मान लीजिए, x + 1 का एक शून्यक -1 है, तो मतलब x का मान क्या है? -1 है। सबसे सरल तरीका बता रहे हैं जल्दी से करने का। -1 है, हमने इसमें -1 रखा तो ये 0 आ गया। मतलब अगर यक्स का मान जो शून्यक दिया है, तो शून्यक रखने पर ये मान हमेशा 0 होता है। भाई शून्यक का मतलब दूसरी भाषा में हम कहते हैं ना कि हल है, तो ये उसी पद का हल होता है। तो हल है तो माने कि यक्स का मान है वो। तो बात को समझना है, यक्स का मान है तो यक्स का मान -3 है ना। एक बात समझ में आ गई बिल्कुल। कि शून्यक का मतलब होता है कि उस बहुपद का हल जो उसका आंसर होता है। तो यक्स का मान -3 है। तो जब हम इसका आंसर इसमें रखेंगे, जब इसका मान रखेंगे, ये बिल्कुल जल्दी से करने वाला तरीका है। तो -3 और +1, तो जब x का मान यहाँ पे रख देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा? 0 के बराबर। तो बस इसको हल कर लेंगे तो k का मान आ जाएगा, ज़्यादा सोचना नहीं। और बाकी दूसरे तरीके हैं तो वो बड़े हो जाएंगे। k-1 ये हो जाएगा 3 त्रिकाई 9 और -3k और +1 बराबर 0। तो इसको हल करेंगे तो ये होगा 9k-1 -3k + 1 = 0। सॉल्व करेंगे ना इसको, तो 9k में 3k गया तो कितने के बचेंगे? 6k। और संख्या हमारी, अच्छा यहाँ पे 1 नहीं आएगा, 9 का गुणा करेंगे तो 9 आएगा ना। 9 में 1 जोड़ा -8 बराबर 0। तो k का मान कितना मिल जाएगा? पक्षांतर करने पर 8/6। ये सरल है। अब ये माना जाता है कि ये आप लोगों को आता होगा अभी। इधर पक्षांतर करना, जोड़ना घटाना है। तो 2 से भाग देंगे तो 4 बार में, और 2 से भाग देंगे तो 3 बार में। तो 4/3 कोई आंसर है? बिल्कुल पहला वाला आंसर है। तो चौथे का ए नंबर इसमें सही हो जाएगा। कैसे सही हुआ? हमने बात समझाई कि शून्यक का मतलब कि यक्स का मान दिया है, और जब यक्स का मान हम यहाँ पे रख देंगे तो 0 के बराबर हो जाएगा। हल करेंगे तो आंसर हमें के का मान मिल जाएगा। ये तरीका जल्दी हो जाएगा, सरल है। ऑब्जेक्टिव है ना, तो हमको शॉर्टकट करना है जितना जल्दी कर सकें। और फिर एक तरीका तो है ही, इससे भी शॉर्टकट करने का क्या तरीका है कि हमें ये पूछ लेना है अपने पीछे मुड़ करके कि चौथे का कौन सा वाला सही है। तो अगर वो समझ गया, सही दोस्त मिल गया तो सही बता देगा, और नहीं वो बताएगा चौथे का तीसरा सही है, और जबकि सही पहला ही है, तो 1 नंबर हमारा गया। तो ये सब ना करना पड़े, इसके लिए ये बात समझ लेना है आसानी के साथ। थोड़ा जल्दी से करना है ना, आप लोगों के पास इससे भी जल्दी करने के तरीके रहते हैं। तो अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। तो लिखा है एक द्विघात बहुपद जिसके शून्यक, देखिए फिर से, शून्यक का मतलब
यक्स का मान -3 अगर हम मान लें तो, और फिर दूसरा मान यक्स का मान लें 4। जल्दी करने का तरीका बता रहे हैं। अब कोई भी मान -3, 4 जो भी मान हम यहाँ पे रख सकें, जैसे ए नंबर में जो ऑप्शन है, ठीक है, बात को समझिएगा। ए नंबर में लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर माइनस यक्स प्लस 12। हम क्या सोच रहे हैं कि यक्स का मान रख के देख लें, अगर ये 0 हो गया तो हमारा आंसर सही है, नहीं तो गलत है। तो जैसे यक्स का मान हमने 4 रखा तो 4 का वर्ग 16 और यहाँ पे 4 रखा और प्लस 12, तो बताइए कभी 0 होगा? नहीं होगा। तो इसलिए ये तो हो ही नहीं सकता, आंसर गलत हो गया। हम पहुँचे बी नंबर पर। बी नंबर जल्दी से ट्राई कर लेते हैं। बी नंबर में कह रहा है यक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 4। अब यक्स का मान 4 रखोगे कभी 0 होगा? सभी प्लस की संख्याएं हैं तो कहाँ से 0 हो जाएगा? 4 16, 4 20, 4 24 होगा। दूसरा आंसर गलत। हम पहुँचे तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर में लिखा हुआ है यक्स स्क्वायर बटे 2 माइनस यक्स बटे 2 और -6। तरीके और भी हैं, लेकिन जल्दी करने का तरीका देखिए कितना जल्दी होगा। यक्स का मान 4 रखो, 16 बटे 2 माइनस यक्स का मान 4 रखो, 4 बटे 2 माइनस 6। भाग देंगे तो कितना होगा? 2 का भाग दिया 16 में 8, माइनस 2 का दिया तो 2 माइनस 6, तो 6 2 8, 8 में 8 गए कितना? 0। शॉर्टकट तरीका है। हमने 4 रख दिया तो ये आंसर हो गया 0। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा? सी नंबर। ये बिल्कुल जल्दी से होने वाला। अब एक चीज़ और, चाहे आप -3 रख के देख लीजिए, -3 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, है ना? हल करके देख लेना है। तो एक हमने मिला लिया, हमें तो ऑप्शन से मतलब है कि कौन सा वाला सही है, तो इसमें आंसर सी सही हो गया। छठवें का बिल्कुल नहीं, छठवां नहीं है, पाँचवें का सी सही है। ठीक है, मिल गया आंसर। और अगर हम हल करेंगे, शून्य का योगफल, शून्य का गुणनफल 4 घंटे लगेंगे, उसका कोई मतलब नहीं है। तो थोड़ा स्पीड से करना है, इसको नोट कर लेना है, तरीका समझ में आ जाएगा। अभी 1-2 क्वेश्चन और जब आएंगे तो और हम स्पीड से करने का तरीका बता रहे हैं इसमें। तो ये हो गया पांचवा। अब आया छठवां, 6 नंबर में है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, और अगर ज़्यादा दिमाग लगा लेंगे तो यही क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। 6 नंबर में कह रहा है कि यक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू यक्स प्लस बी। तो इसमें लिखा है कि और कितना है कि शून्यक 2 एवं -3 होंगे। तो शून्यक लिखा है 2 एवं -3 होंगे। ठीक है, तो शून्यक हम जानते हैं कि शून्यकों का, देखिए यहाँ पे लिख लेते हैं, शून्यक अल्फा बराबर 2 और बीटा बराबर -3। अब ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं तो हम भाषा ज़्यादा नहीं लिखा रहे हैं, तो इसमें बहुत समय लगेगा। फिर आप लोग कहें कि एक एक वीडियो 1 घंटे का हो रहा है, हमें आधे घंटे के अंदर तो करना है ना अभी फिलहाल शुरुआत में। तो यहाँ पे देखिए अल्फ़ा का मान, शून्यक जानते हैं ना, अल्फ़ा बीटा मान लेते हैं। तो अल्फ़ा का मान 2 मान लिया और बीटा का मान -3, ये इसमें दिया भी है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल। तो 2 और -3, ठीक है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा फॉर्मूला क्या जानते हैं हम, कि मूलों का योगफल, योगफल है अल्फ़ा प्लस बीटा का मान -b/a होता है। तो b की जगह पर क्या है? ये है b की जगह पर। अब ये कैसे पता चल गया कि a + 1 है b की जगह पर, -b/a, a की जगह पर 1 है। अब देखिए ये सबको पता है कि ये ax स्क्वायर, अभी हमने बताया पीछे, bx + c ये द्विघात बहुपद होता है। तो इससे हमने तुलना की तो a का मान क्या मिला? 1 मिला। यहाँ से देखिए ना, a का मान कितना मिला? अब ये आप लोगों को मालूम होगा, a का मान 1 मिला, फिर b का मान कितना मिला? तुलना करके देखो, दोनों में बराबर करना है। तो b का मान a + 1 मिल गया। c की वैल्यू देखेंगे तो c की वैल्यू कितनी है? c की जगह पे b लिखा हुआ है ना? ए बी इसमें है, इसलिए हमने कैपिटल वाले माने, नहीं तो छोटे छोटे भी मानते हैं ना हर बार। तो यहाँ पहले से ए बी है तो बड़ा मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। तो ए बी सी कैसे निकाले जाते हैं, ये बात समझ में आ गई होगी। समीकरण से तुलना करके, जो बहुपद का जो बहुपद होता है, द्विघात बहुपद, उससे तुलना करके हमने निकाला। ये बात समझ में आ गई होगी आसानी से। अच्छा, तो अब हम लोग अल्फ़ा बीटा का मान रखेंगे। अल्फ़ा का मान देखिए 2 है, यहाँ पे लिखा हुआ है। बीटा का मान -3 है, इसको केवल सॉल्व करना है, सिंपल सा मेथड है। तो ये -1 हो जाएगा, -a + 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 1 = हो गया a + 1। अब देखिए हम ये भी जानते हैं कि 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, तो a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो एक तो मान हमको आसानी से मिल गया।
अब दूसरा हमको b का मान निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखिए कि मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था माइनस मतलब c अपॉन a। कैपिटल क्यों लिख रहे हैं बार बार, क्योंकि ऊपर देखिए b और c हमने कैपिटल माने हैं। जब भी कभी प्रश्न में b और c दिए होते हैं, ये a और b या b और c कुछ ऐसा दिया हो, तो फिर बड़ा पद मान लेना चाहिए, नहीं तो गलत हो जाता है। तो यहाँ पर c का मान अगर हम रखेंगे, देखिए अल्फा का मान कितना है, फिर से देखेंगे 2 है, बीटा का मान कितना है, -3 है, बराबर c का मान कितना है, यहाँ पे हमने एक जगह लिखा था ना, c का मान b के बराबर है, और a का मान क्या है, a का मान 1 है। तो यहाँ से हमें -6 मिल जाएगा b। तो इसका मतलब कि b का मान हमको मिल गया -6। तो ये हो गया b की वैल्यू, और a की वैल्यू कितनी मिल गई थी, a की वैल्यू 0। तो इसका आंसर हो जाएगा 0 और -6। तो जिसमें ये ऑप्शन मिल रहा होगा वही वाला सही हो जाएगा। तो ये डी नंबर वाले में सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, और इसको सही कर लेना है। तो सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, आसानी से कर सकते हैं।